हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्रीलिम्स 2024। ये एक MCQ बेस्ड सीरीज है। आपको पता है, आप लोग 4-5 दिनों से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों के मुझे मैसेजेस वगैरह मिले, आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अभी से अगर आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि जनवरी आते आते प्रीलिम्स में आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुके होंगे। अगर लगातार अभी से जुड़े रहेंगे तो जनवरी आते आते जब सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, और मुझे पता है ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब नियमतः आपका ऑप्शनल कब तक कंप्लीट होना चाहिए? आपका ऑप्शनल जनवरी तक कंप्लीट होना चाहिए, है ना। लेकिन इस तरह की स्थितियां हैं कि शायद ऑप्शनल क्या, शायद GS भी पूरा कंप्लीट ना हो पाए, है ना, क्योंकि लेट शुरू किया है या और भी अन्य कारणों की वजह से। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज ये सिद्ध हो सकती है। कैसे? क्योंकि जनवरी से प्रेशर किस चीज का बिल्ड होने वाला है? प्रीलिम्स का। ठीक है। और जब प्री का आपके पास प्रेशर होगा, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी रहे कि प्रीलिम्स में आप लोग ऑलरेडी कंफर्टेबल जोन में हो, आप उस कंडीशन में आ चुके हो जिसमें आपको ये महसूस होने लगे कि नहीं, प्री तो हो जाएगा, प्री में थोड़ा सा भरोसा डेवलप हो जाए, तो फिर क्या है कि आप अपनी वो सारी चीजें जो पेंडिंग है वो भी आप कब तक ले जा सकते हैं? आगे आप फरवरी मार्च तक उसको खींच सकते हैं, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि जनवरी तक उसको खत्म करें, और जनवरी तक अगर आप इस चीजों को इस सीरीज के साथ जुड़े रहे तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। हम इस सीरीज को पूरा मई तक आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और एक न्यूज दे देता हूं आपको, हमारे नए जो फाउंडेशन बैच है, P2I बैच है, ये उसके बारे में है। P2I बैच का मतलब होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों की कंप्लीट तैयारी इसमें करवाई जाएगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। यहाँ पर क्या है डिफरेंस इसमें? सिल्वर 1 साल का है, गोल्ड 2 साल का है, प्लेटिनम 3 साल का है। ठीक है। तो ये शुरू किया जा रहा है, जो कि 10 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। 10 अक्टूबर आपको डेट याद रखनी है। 10 अक्टूबर तक शाम को 6 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसको भी एडमिशन लेना है इसमें वो एडमिशन ले सकता है। फीस आप ये देख सकते हैं, सिल्वर के लिए 26,000, गोल्ड के लिए 32,000, प्लेटिनम के लिए 38,000। कोड मेरा याद रखिए, क्या है? ओम लाइव। ठीक है, ओम लाइव कोड, OMLIVE। इस कोड से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट, जो मैक्सिमम डिस्काउंट, ये जो फीस दिख रही है इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कोड का आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो 08086973353 इस नंबर पे कॉल करें, या फिर contact@studyiq.com पे आप मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पुरा पाषाण काल में मिली समाधियों में मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थिपंजर मिले हैं। दूसरा देखिए, पुरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रीटो जाति के थे। तीसरा, चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? बताइए। मुझे एक मैसेज मिला जिसमें आप लोगों ने लिखा था कि सर हट जाया करिए ताकि हम क्वेश्चन पढ़ पाएं। तो लीजिए, मैं हट गया। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर लगाइए। पेपर में अपना आंसर लिखिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनिए। चलिए, पुरा पाषाण काल में मिली समाधियों में मानव अस्थिपंजर के साथ कुत्ते के अस्थिपंजर मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये पुरा पाषाण काल की बात नहीं है, ये आपके मध्य पाषाण काल की बात है। कब की है? मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मध्य पाषाण काल की है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पुरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रिटो जाति के थे, ये बिल्कुल सही है। चिरांद से आपका चिरांद कहां पर है? कल बताया था मैंने, चिरांद बिहार में है। ठीक है, बिहार में चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी के उपकरण बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चिरांद इकलौती एक ऐसी साइट है, और कब की है? नवपाषाणिक पुरा स्थल है ये, और यहां से प्रचुर मात्रा में जो है वो हड्डी के उपकरण मिले। ठीक है, नवपाषाणिक। चलिए, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही है, बी आंसर इसका हो जाएगा, पहला वाला गलत है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानना, वजीर के पद का महत्व घटना, और नाइब जैसे पद को खत्म कर देना, नौरोज प्रथा का आरंभ। उपर्युक्त में से कितनी घटनाएं हैं जो बलबन के समय से संबंधित है? बताइए कितनी है?
देखिए बलबन ने क्या किया था कि सारा सिस्टम क्या है कि वो बहुत स्ट्रांग लीडर की तरह उभरा, ठीक है, और उसने सारा कुछ क्या है सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत कर लिया, ठीक। और सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानना, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि पैगंबर के बाद अगर कोई आता है तो वो है सुल्तान, ठीक है, पैगंबर के बाद अगर किसी का ओहदा है तो वो है सुल्तान का ओहदा। उसके अलावा वजीर के पद का महत्व घटाना और नाइब जैसे पदों को उसने खत्म ही कर दिया। नौरोज नौरोज की प्रथा को उसने स्टार्ट किया, ये ईरानी त्योहार होता है नौरोज त्योहार, ठीक है, तो इसको उसने आरंभ किया। तीनों ही स्टेटमेंट बलबन को लेकर के सही है, बलबन ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, तो तीनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक, आगे बढ़े। मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, जब लेटर मुगल्स वगैरह आए, तो उसके बाद आपने देखा कि लेटर मुगल्स की जो स्थिति थी तो वो कैसी थी, वो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट थे, है ना, तो वो डिपेंडेंट थे, तो मुगल्स जिन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया उनकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई, तो उसके पीछे के कुछ कारण यहाँ बताएंगे। तो आपको पहचानना है कि कितने मुगल साम्राज्य के पतन के सही कारण है। औरंगजेब द्वारा किए गए दक्कन के सैन्य विद्रोह, औरंगजेब की राजपूत नीति, या स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव। बताइए कितने हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के सही कारण हैं, बताइए, 1 2 3 या कोई भी नहीं, ठीक है। प्लीज सेशन को लाइक करते रहिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना है ना, सेशन अगर पसंद आ रहा है, जेन्युइन सी बात है, पसंद आ रहा है तो लाइक करना है। उसके अलावा शेयर करना है सीरीज को, ताकि हम कंटिन्यू रख पाए, हम हमेशा इस कंडीशन में रहें कि हम तर्क दे पाए एक इस सीरीज को आगे बढ़ाने का। जब कोई सवाल हो तो उसका हमारे पास तर्क हो, है ना, कि ये सीरीज जो चल रही है उसकी ये स्थिति है, ठीक है। तो आप लोगों का मुझे इस पे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपके सामने एक्सप्लेन करने का, उसी तरह आप अपना काम करें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अभी जो नए लोग हैं वो प्लीज पहले शेयर करें, लाइक करें, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, औरंगजेब द्वारा किए गए दक्कन के सैन्य अभियान, बिल्कुल सही। देखिए ये जब साउथ में इन्होंने एक्सपेडिशन किया, मतलब साउथ में जो इन्होंने सैन्य अभियान ये सब चीजें की इन्होंने, तो उससे धन और जन इन दोनों की हानि है जो वो काफी ज्यादा हुई, ठीक है, काफी ज्यादा हानि हुई। तो जिसकी वजह से ये एक कारण माना जाता है कि जो आप दक्कन में साउथ में गए वो एक बड़ा कारण है। औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी, औरंगजेब उतना ज्यादा, जो राजपूत थे वो बहुत ज्यादा आपके जो मुगल्स के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनके साथ खड़े रहने वालों में से थे, लेकिन उनका सही इस्तेमाल औरंगजेब कर नहीं पाए, ठीक है। राजपूतों की जो प्रॉपर निष्ठा थी वो उनको मिल नहीं पाई। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, जो इनकी राजपूत नीति थी उसके मतलब ये थोड़ी सी अपोजिट में चली गई, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इनका पतन का एक कारण इसको भी माना जा सकता है, ठीक है। स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव, ठीक है, स्थिर केंद्रीय प्रशासन मतलब देखो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप दिल्ली से एक जगह से चल रहा था, जो अगर वहीं से चलाते चलते, तो माना जाता है, अब क्या होता क्या नहीं होता वो तो एक अलग बात है, हिस्टोरियंस का मानना है कि जो चीज जहां पर थी उसका उसके लिए क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। लेकिन क्या किया कि राजधानी को चेंज करके औरंगाबाद ले गए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि केंद्रीय प्रशासन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया, मतलब उसके बाद उसका पतन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखें, भारत में राष्ट्रीय जागरण से संबंधित कथनों पर विचार करें। सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका, प्रेस की भूमिका, उपर्युक्त में से कितने कथन हैं जो राष्ट्रीय जागरण के लिए जिम्मेदार हैं, बताइए। देखिए सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन, है ना, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इस तरह के लीडर इस वक्त मौजूद थे। मैं यहाँ पर कब की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जागरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय जागरण में जो रोल है, नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन का बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है ना। इन्होंने तमाम आपके जो सभाएं थी वो करी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली एक जागरूकता, एक अंदर से जो झचकोरना होता है वो इन्होंने अंदर से वहां के उस समय के लोगों को झचकोरा, और जब उनको झचकोरा तो उनको अपना अतीत याद आया, उनको पता चला कि हमारा अतीत क्या है, हम कितने स्ट्रांग हैं और आसानी से इस चीजों को जो अभी हमारी कंडीशन है उनसे हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो जो जागरण था
ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ये क्या था कि जन जागरण की, राष्ट्रीय जागरण की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लोगों के अंदर वो भावना लाने की, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो नहीं आ पा रही थी। तो वहां पर जो इन्होंने काम किया, जो सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन थे, उनका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका। पाश्चात्य शिक्षा ने क्या कर दिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। पाश्चात्य शिक्षा ने क्या किया, तर्क डेवलप कर दिया। ठीक है, तर्क, लोग तार्किक हो गए ना। और तर्क, आपको पता है तर्क हमेशा क्या करता है, अपने सामने चीजों को झुका देता है। ठीक है, तार्किक हो गए प्लस धर्मनिरपेक्ष हो गए। ठीक, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो पाश्चात्य शिक्षा से मिल गई। प्रेस की भूमिका, जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो प्रेस की मदद से वो उसको पढ़ रहा था, राष्ट्रीय चेतना उसमें जग रही थी। ठीक है, तो पढ़े लिखे वर्ग में प्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण के लिए जिम्मेदार है, तो तीनों ही जिम्मेदार है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी 4 जुलाई को अपसौर स्थिति प्राप्त करती है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। पृथ्वी 3 जनवरी को उपसौर स्थिति प्राप्त करती है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। सॉरी, यहां पर मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर क्या अधिकतम होगा, है ना, अधिकतम। अब इसको पढ़िए एक बार। ठीक है, बताइए, देखिए इनमें से कौन सा सत्य है। देखो, ठीक है, ये पृथ्वी है, ऐसे कर लो, ऐसे बना लो, ये सन मान लो यहां पर। ठीक है, तो यहां से जो ये दूरी है, ठीक है, ये है पास में है और ये दूर में है ना, ये दूर है। तो ये जो पास है, पास, पास है, पास और पास है, पेरीहिलियन, इसीलिए मैंने अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिख दिया ताकि याद भी बना रहे। ठीक है, पास है जो वो पेरीहेलियन हो गया। ठीक है, और पेरीहेलियन है, और जो दूर है वो क्या हो गया, दूर है जो वो हो गया आपका एफिलियन, मतलब ये वाला बचा हुआ एफिलियन हो गया जो दूर है। ठीक है, अब रही बात डेट की कि कौन किसकी डेट है, तो देखो एफिलियन जब होता है तो वो होती है 4 जुलाई, और पेरीहिलियन सन सबसे जो नजदीक होता है वो होता है 3 जनवरी को। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो उल्टा लिखा हुआ है, तो दोनों ही यहां पर गलत हो जाएंगे, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न पर विचार करें। रॉस सागर, बैरेंट सी, बैरेंट सागर, भूमध्य सागर और बेरिंग सागर। ठीक है, निम्नलिखित समुद्रों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित आपको करना है, बताइए। मैप खोल लीजिए सबसे पहले, आपके सामने अगर लगा है तो मैप में देख लीजिए, है ना। अगर पता है तो पहले लगा लीजिए, उसके बाद इसको देखिए मैप में। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको देखना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे जो ऊपर आएगा वो आएगा आपका बैरेंट सागर, ये वाला। ठीक है, बैरेंट सागर है जो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये आपका किधर पड़ेगा, बैरेंट सागर जो है वो आपका पड़ेगा, मतलब जब आप ऊपर की ओर चलेंगे ना तो आर्कटिक ओशन में आप देखिएगा। ठीक, तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका आएगा बैरिंग सी। ठीक है, बैरिंग सी ये आपको मिलेगा। ये कहाँ पड़ेगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका को देखिए, उसके वेस्टर्न साइड में आपको ये बैरिंग सी मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका पड़ेगा भूमध्य सागर, और फिर आपका रॉस सी। रॉस सी तो सबसे साउथ में है ये। ठीक है, तो ये है इसका क्रम। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 4, और फिर उसके बाद 3, और फिर उसके बाद 1, यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोडप्पा चट्टानें कृष्णा घाटी और नल्ला मलाई पहाड़ियों में पाई जाती हैं। लगभग 98% कोयला भंडार डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप का निर्माण मीसोजोइक युग के क्रेटेशियस काल में हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। पहले सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं वो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको, है ना। चलिए, कोडप्पा चट्टानें कृष्णा घाटी और नल्ला मलाई की पहाड़ियों में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। लगभग 98% कोयला है जो वो डक्कन ट्रैप में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहाँ पाया जाता है बताइए, क्योंकि देखो गोंडवाना में पाया जाता है। ठीक, गोंडवाना,
मैं जो कहना चाहता था वो पहले बोल दूं, ठीक है। और ये वाला भी आपका सही है। डेक्कन ट्रैप का निर्माण मीसोजोइक युग के क्रेटेशियस काल में हुआ है। देखो देखो क्या होता है ना कि अब तक आप अगर पिछले 5-6 दिनों से मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो आप कम से कम इस वाले मामले में आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। कितने वाले मामले, है ना, 1 2 3। कई बार ऐसा होता है कि आप ये अंदाज तो लगा लेते हैं कि 2 सही है, इसमें 1 गलत है, लेकिन यहाँ पर आपको ये तो पता है कि ये गलत है, 98% ये नहीं है, लेकिन इसका सही क्या है वो नहीं पता होता कई बार। तो अभी क्योंकि ये सीखने की स्टेज है, तो देखिए इस थीम से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन यही आएगा ये तो गारंटी नहीं है ना। इस थीम से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको ये भी याद होना चाहिए कि गोंडवाना है जो, वो जो मैं मतलब एक्सप्लेनेशन में इसका सही कर रहा हूँ, वो भी चीज आप लिखते चलना, ठीक है। मतलब सिर्फ आंसर लगा करके आपने दे दिया या इसी वक्त जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया, यहाँ से काम नहीं बनेगा। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे आके इस पेपर को एक बार डाउनलोड कर लेना है, और जो एक बार वापस से लगा लेना। अभी तुरंत आपने खत्म किया, तुरंत आप टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए और तुरंत वापस से एक बार देख लीजिए, तो सब तो आपके दिमाग में ही रहेगा, वापस से रिकॉल हो जाएगा सारा। जहां कंफ्यूजन हो वापस से एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है। डेक्कन ट्रैप का निर्माण मीसोजोइक युग के क्रेटेशियस काल में हुआ, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। तो 2 सही है, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व पर विचार करें। पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, दिहांग दिबांग और डिब्रू साइखोवा। कहाँ कहाँ है ये पचमढ़ी आपका एमपी में है, अमरकंटक भी आपका एमपी में है, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल में है, अरुणाचल, और जो डिब्रू साइखोवा है ये आपका असम में है, ठीक है। अब बताइए कि आपको पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित इसको करना है, ठीक है। तो बताइए कैसे 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 करेंगे। अगर आपने मैप में इसको नहीं दिया, बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर, ये मैंने डाला ही इसीलिए ताकि आपको ये पता चले कि जो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इन सब चीजों से जो आप लोग परेशान होते हैं कि कैसे याद होंगे इतने सारे, उसको याद करने का तरीका है मैप। मैप एटलस खोलिए, एटलस में एक मैप दिया है आपके एटलस के अंदर, उसमें ये सारे एक जगह पे मेंशन्ड है। तो बस आप उनको बार बार देखिए, अपने आप वो याद रह जाएंगे, और देखने से एक आइडिया लगेगा कौन सा पश्चिम में है कौन सा पूर्व में है। तो स्टेट के हिसाब से देखिए एक एक करके। जैसे अभी कूनो नेशनल पार्क बड़ा चर्चा में चल रहा है ना, चीते की वजह से। तो आपको एमपी के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सब आपको देख लेना है वहां पर, ठीक है। और फिर क्या है कि आप बार बार देखेंगे तो दिमाग में अपने आप वो याद रहेगी कौन कहाँ है। चलिए इसको देखेंगे तो देखिए पचमढ़ी सबसे पहले पड़ेगा, फिर अमरकंटक, अचानकमार अमरकंटक पड़ेगा, उसके बाद आपका दिहांग दिबांग पड़ेगा, और डिब्रू साइखोवा है जो वो लास्ट में पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर उल्टा लगा देंगे इस चीज को, है ना, क्योंकि अरुणाचल उनको दिमाग में आ रहा है कि उधर है, असम पहले पड़ जाएगा, लेकिन असम ये वाली जो जगह है इसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से 1 2 3 4 ए आंसर इसका हो जाएगा। प्लीज इसको आप एक बार मैप में लोकेट कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में प्रावधान है कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। दूसरा है, भारत परिषद अधिनियम 1861 में ने आपातकाल के दौरान वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। देखिए इसमें अगर आप ये देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट है जो, देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये जो बात कही जा रही है कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी जो एक्सटेंडेड परिषद है उसमें गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करना है, ये कब की बात? ये 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 का है ये, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का है ये, ना कि 92 का, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 ने आपातकाल, है ना, तो और ये जो आपातकाल, ये वाला सही है स्टेटमेंट। इसमें क्या है, आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, और इस अध्यादेश को 6 मंथ तक की इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी है, ये बात सही है। तो ये वाला सही हो जाएगा। इसके अलावा एक फैक्ट है जो वो आपको और याद रखना है, वो क्या है? वो ये है कि कौन थे वो जो लोग, जो भारतीय जिनको नॉमिनेट किया गया था, तो वो थे आपके राजा, बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा ऑफ बनारस एक आदमी हुए। दूसरे हुए आपके जो पटियाला के महाराजा थे, वो पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा।
बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और तीसरे आपके दिनकर राव। दिनकर राव, ठीक है, ये 3 नाम याद रखना है ना, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, ठीक है, ये 3 भारतीय थे जिनको सबसे पहले अपनी विस्तारित परिषद में नामित किया गया था। नॉमिनेटेड मेंबर थे, नामित किया गया था इनको, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पर, एक सही है, एक गलत है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि सेकंड वाला सही है, पहला वाला यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां जो मामले अदालत में लंबित हैं या जो मुकदमेबाजी के पूर्व चरण में हैं, उनमें सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता या निपटारा किया जा सकता है। आजादी के बाद ये पहला लोक अदालत शिविर है जो वो 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए बताइए। देखिए ये वाला तो सही है, ये तो आपने अंदाज लगा ही लिया होगा, मतलब ये तो पता ही है सबको कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां पर ऐसे मामले जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको क्या है कि सहमति के आधार पर निपटाया जाता है लोक अदालत में, तो ये तो सही है। दूसरा वाला देखिए, आजादी के बाद पहला लोक अदालत है जो वो शिविर 1982 में कहा, गुजरात में आयोजित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का कार्यकाल है जो वो संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल का निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल को निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं, बताइए। देखिए, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का जो कार्यकाल है वो संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। कौन तय करता है, प्रेसिडेंट तय करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अटॉर्नी जनरल का जो पारिश्रमिक है वो भी संविधान द्वारा नहीं किए, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये भी राष्ट्रपति डिटरमाइन करते हैं। और अटॉर्नी जनरल को निजी, क्योंकि ये क्या है, सरकारी नौकर नहीं होते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये अपना निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया गया, ये अपना निजी अभ्यास भी कर सकते हैं। ये फुल टाइम काउंसिल नहीं होते, ठीक है, फुल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं ये। तो ये जब भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा मुकदमा है जो कि करना है उनको, तो अटॉर्नी जनरल हैं जो वो वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये है जो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फुल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट के, और आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कौन, अटॉर्नी जनरल है जो वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। चलिए, तो यानी कि तीनों ही सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एक क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी जरूर पूछता है एक ऐसा क्वेश्चन जो देख के लगता है कि नहीं ये होगा, लेकिन रियल आंसर कुछ और होता है ना। हर बार के आप पेपर में देखेंगे तो डायरेक्ट मंत्रालय पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन वो मतलब देख के उसका नाम सुन के कुछ और लगता है, लेकिन होता कुछ और है। बताएं इसका सही आंसर क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया गया? ये अभी रिसेंटली जारी किया गया आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहे शब्द रेडियो फ्लैश। रेडियो फ्लैश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, सत्य वाले आपको बताना है। देखिए, ये रेडियो तरंगे 1 मिलीसेकंड में उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं जितना हमारा सूर्य कई सप्ताह में करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा देखिए, उच्च ऊर्जा खगोलीय प्रक्रिया के कारण बनने वाले ये तेज रेडियो बस्ट, फास्ट रेडियो बस्ट हैं जो 1 मिलीसेकंड के अंश से लेकर 3 मिलीसेकंड तक की अवधि तक होती है, ठीक। कौन सा कथन इनमें सही है? तो देखिए, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। अभी रिसेंटली क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि दूसरी आकाशगंगा में जाकर के रेडियो बस्ट है जो उसको
वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और ये चीज पाई गई कि उसका जो प्रकाश था वो पृथ्वी तक आया, है ना। तो मतलब यहां से ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनकी जो तरंगे हैं वो इतनी पावरफुल है, जितना हमारा जो सन है वो एक हफ्ते में जितना प्रोड्यूस करता है, उतना ये आपका 1 मिलीसेकंड में ऊर्जा है जो उतना उत्सर्जित करते हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट था, ठीक। तो इसलिए ये दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए, राज्य को आंतरिक हिंसा से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने हाल ही में मणिपुर में क्या किया है, अनुच्छेद 355 को लागू किया था। अनुच्छेद 355 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। देश में ये कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्लीज जो नए जुड़ते जा रहे हैं वो लाइक और शेयर करते जाए, ठीक है। जो नए जुड़ रहे हैं वो लोग लाइक शेयर करें। देखिए, देश में पहली बार किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 355 के तहत यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी राज्यों को बाहरी तत्वों से और आंतरिक हिंसा से सुरक्षित रखे। और संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 355 का वर्णन किया गया है। बताइए कितने कथन है जो वो सत्य हैं, बताइए। देखिए, पहला वाला पढ़ते हैं हम। देश में पहली बार किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू किया, तो ये गलत है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा स्टेटमेंट है कि देश में पहली बार ऐसे स्टेट में लागू किया गया है कि केंद्र में और उस राज्य में एक ही राजनीतिक दल की सरकार थी, सेम पार्टी की सरकार, तब भी 355 लगाया, ऐसा राज्य बनने वाला मणिपुर पहला राज्य बन गया, ठीक है। उसके अलावा ऐसा 355 लगा तो कई बार है, लेकिन पहली बार ये कंडीशन पहली बार बनी है कि केंद्र में भी वही सरकार है सेम पार्टी की और राज्य में भी वही सरकार है सेम पार्टी की, तब भी वो लगा है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। 355 के तहत यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी राज्यों को बाहरी तत्वों से और आंतरिक सुरक्षा से सुरक्षित रखे, बिल्कुल सही बात है। और संविधान का भाग 15, ये गलत हो गया, भाग 15 में नहीं है, भाग 18 में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। भाग 18 में ये चीज लिखी गई है, जो 355 है जो उसको भाग 18 में वर्णित किया गया है, ठीक है। कहां से कहां तक है आपको पता है? आपका जो आपातकाल वाला है 352 से 360 तक है ना, आपातकाल, आर्टिकल 352 से 360 तक, ठीक है। तो यहां पर एक सही हो जाएगा तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बाकी दो तो गलत है, इसमें एक सही है, ठीक। तो ए आंसर। अगला देखिए, औरंग नेशनल पार्क से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धनसिरी और पचनोई नदियां औरंग नेशनल पार्क से होकर बहती हैं। इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है और यह पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं, बताइए। देखिए, धनसिरी और पचनोई, देखिए एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, फैक्ट है जो वो आपको पता होने चाहिए और याद कर लीजिए अगर नहीं पता तो, ठीक है। धनसिरी और पचनोई नदियां, क्योंकि नेशनल पार्क वगैरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो नदियां वगैरह वहां पर या वहां की कुछ अगर अलग से स्पेशल वहां पर कुछ आपका फ्लोरा फौना है तो वो आपको यह पता होना चाहिए, है ना। पेड़ पौधे जीव जंतु वहां अगर कुछ अलग पाया जाता है, जैसे ये है ना, मिनी काजीरंगा, तो यानी कि किसके लिए होगा? वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला गेंडा, है ना, वन हॉर्न्ड राइनो है जो यहाँ पर पाया जाता है औरंग में, ठीक है। मिनी काजीरंगा काजीरंगा में पाया जाता है और इसको मिनी काजीरंगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी पाया जाता है और पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य में ये स्थित है। तो ये वाला तो सही है, धनसिरी पचनोई नदियां हैं जो वो औरंग में से होकर बहती हैं, बिल्कुल सही। मिनी काजीरंगा कहते हैं, बिल्कुल सही। पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य में नहीं है, आपके असम में है, ठीक है। औरंग नेशनल पार्क है जो वो कहाँ है? असम में है। तो कितने सही हो गए? 2 सही हो गए, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगली स्लाइड में जाने से पहले जो भी अभी अभी जुड़े हैं प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। और ये स्लाइड है जो ये आपको बताएगी जो अभी तक आप लोगों ने किया है उसका क्या क्या आंसर है। प्लीज इसको मैच कीजिए और मेरे साथ अपने आंसर्स हैं जो वो शेयर कीजिए, है ना, ताकि थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए। इसके अलावा ये पीडीएफ है जो ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप, ये रहा मेरा टेलीग्राम, ठीक है। यहाँ से आप स्कैन करके इस पीडीएफ को मिल जाएगी आपको। और ये ओम द्विवेदी स्टडी आईक्यू है ना, अगर आप स्कैन से नहीं हो अगर किसी के फ़ोन में, तो ओम द्विवेदी स्टडी आईक्यू करके सर्च करेंगे तो भी ये मिल जाएगा। इसके अलावा कल क्या होगा, मतलब कल मैं किस एरिया से क्वेश्चन पूछूंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। मतलब हर दिन मैं जिससे पूछूंगा वो मैं आपको, जिस भी पोर्शन से मैं पूछने वाला हूँ वो मैं आपको
टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।